नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और आपका स्वागत है टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आज सुबह सुबह जिस तरह का ईरान ने हमला किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सोरोका हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान का दावा है कि सोरोका हॉस्पिटल के आसपास जो टेक्नोलॉजिकल पार्क है और C41 आईडीएफ का हेडक्वार्टर है, उसको उसने नुकसान पहुंचाया है। अब हकीकत जो भी हो, लेकिन इन हमलों ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो ईरान को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रहा है। उधर इजराइल ने भी ईरान के ऊपर हमले किए हैं, उसके हॉस्पिटल्स गिराए हैं, उसके एटॉमिक सेंटर पे हमला करने की कोशिश की है। ये सारा कुछ चल रहा है और इस बीच में ट्रंप का जो बिहेवियर है वो वर्ल्ड लीडर से ज्यादा, क्या कहूं, गली के गुंडे जैसा बिहेवियर लग रहा है। खामनेई को मौत की धमकी देना, या फिर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि उसने इस बात को ओके कर दिया है कि ईरान पर हमला करेंगे, कल परसों में ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। इसका मानी इतना बड़ा होगा, इसका नुकसान इतना बड़ा होगा कि वो सारी दुनिया तक फैलेगा। जो क्लियर बात है वो ये कि इजराइल किसी भी हाल में ईरान का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता है। और खबर यह भी आ रही है कि पहले दिन उसकी प्लानिंग थी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनको भी मार दिया जाए, लेकिन 1 घंटे पहले खामनेई निकल गए थे, इसलिए वो बच गए। तो ये जो प्लानिंग थी कि पूरी लीडरशिप ईरान के खत्म करके और उस पर वैसे ही कब्जा कर लिया जाए जैसे सीरिया पे कब्जा किया गया है, ये ईरान के लिए मुमकिन भी नहीं था और इजराइल अपने ही खेल में फंस गया है। इजराइल को लगा था 2-3 दिन में फटाफट निपटा के हम निकल जाएंगे, एटॉमिक सेंटर खत्म कर देंगे, लीडर्स को मार देंगे, लीडरशिप को बदल देंगे, बस सारा खेल हो गया। लेकिन ईरान की तैयारी भी बहुत पुरानी थी। पिछले 100 सालों में ईरान ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया है। ईरान इराक वार हुआ तो सद्दाम हुसैन यानी इराक ने हमला किया था ईरान के ऊपर, ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ही लगातार उसके ऊपर बैन लगे हुए हैं, लगातार उसके ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, लेकिन उसने भी अपने दोस्त बनाए, रशिया को, चाइना को। इंडिया भी उसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, मैं तो मानता हूं कि अभी भी है, लेकिन अब क्या कहा जाए। और इस बीच में उसने पूरी तैयारी की खुद को सेव करने की, कई महीनों तक लड़ने की उसके पास तैयारी है। और अगर इजराइल को यह लगता है कि वो सीरिया की तरह ईरान को तबाह कर सकता है, तो यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है बेंजामिन नेतन्याहू के लाइफ की। 4 दिन के लड़ाई के अंदर ही बेंजामिन नेतन्याहू हाथ पांव जोड़ने लगे थे अमेरिका से। जबकि आप देखिए, आईएईए के जो प्रेसिडेंट हैं ग्रॉसी, जिनको आमतौर पर माना जाता है कि वो इजराइल के बेहद करीबी हैं, वो भी कह रहे हैं कि ईरान एटॉमिक हथियार नहीं बना रहा था। जो इंटेलिजेंस की चीफ है तुलसी गबार्ड, अमेरिका के इंटेलिजेंस की चीफ है, उनको ट्रंप ने ही बनाया है, ट्रंप की बहुत करीबी हैं। उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि ईरान कहीं से भी एटॉमिक पावर नहीं बनने वाला। इन सब के बावजूद इजराइल ने हमला किया और उस हमले के बाद बर्र के छत्ते को जैसे छेड़ दिया जाता है, ईरान ने जिस तरह से पलट के हमले किए हैं, इजराइल की हालत खराब है। अब इसमें अगर ट्रंप वाकई हस्तक्षेप करते हैं, कल खामनेई ने अपने भाषण में क्लियर किया था कि अगर ट्रंप या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ट्रंप और अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर ट्रंप वाकई ऐसा करते हैं तो सुबह रशिया का भी बयान आ चुका है कि अगर आपने सीधे जंग में इन्वॉल्व होने की कोशिश की तो एटॉमिक कैटास्ट्रोफ हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने न्यूक का इस्तेमाल किया, अगर आपने परमाणु बम का इस्तेमाल किया, तो हम यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है और लड़ाई अगर ज्यादा बढ़ी तो रशिया उसके आगे भी बढ़ सकता है। देखिए, रशिया के लिए ईरान बेहद जरूरी है, चाइना के लिए ईरान बेहद जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक कंट्री है ईरान, जिसके ऊपर रशिया और चाइना भरोसा करते हैं। तो अभी ऊपर से भले कुछ ना आ रहा हो, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारे खेल चल रहे होंगे। अंदर अंदर रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से अमेरिका को दबाव बनाया जा रहा होगा कि आप इस जंग में शामिल ना हो। हालांकि ट्रंप के बारे में बहुत क्लियर है कि या तो वो पागल आदमी है या बेबस आदमी है, और ऐसे में अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा वो अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो भी होगा वो ऐसा होगा जिसकी कल्पना अमेरिका और इजराइल ने भी नहीं की होगी। आज सुबह जिस तरह का हमला हुआ है उसके बाद इजराइल बहुत साफ तौर पर घबराया हुआ लग रहा है। नेतन्याहू कह जरूर रहे हैं कि हम बदला लेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे भी, लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी खिंची, और कल अमेरिका के अखबारों में ये रिपोर्टिंग थी कि उनके पास इंटरसेप्टर्स लगातार इजराइल के पास खत्म हो रहे हैं,
तो अगर ये लड़ाई लंबी चली तो इजराइल ने अभी जो हालात देखे हैं, जहां उनके लोग लगातार बंकरों में सो रहे हैं, कोई मेट्रो पर सो रहा है, कोई बस स्टैंड पे सो रहा है, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, शेयर मार्केट गिर गया है, अभी तो सिर्फ ये देखा है। अगर लड़ाई और लंबी चली तो तबाही के जाने कौन कौन से मंजर इजराइल को देखने पड़ेंगे। इसके अलावा भी हिंदुस्तान की भी बहुत जरूरी खबरें हैं और उन सभी खास खबरों के साथ आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। आज 2 फ्लाइट्स की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। लेह जा रहे इंडिगो विमान को दिल्ली लौटना पड़ा। हैदराबाद तिरुपति स्पाइस जेट उड़ान भरने के 10 मिनट बाद वापस लौटा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से रेस्क्यू किए गए 110 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। इन्हें आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया गया। सभी मेडिकल के स्टूडेंट हैं। 1 जुलाई से बदलेंगे बैंकिंग नियम। एटीएम से डेबिट कार्ड तक कई शुल्क बढ़ेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में एटीएम ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए, एचडीएफसी बैंक में 1% शुल्क पर लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। चुनाव आयोग ने कहा अब 15 दिन में मिलेगा वोटर आईडी कार्ड। मौजूदा वोटर लिस्ट में बदलाव भी 15 दिनों में किया जाएगा। अब भारत में बनेंगे फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट। अनिल अंबानी की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ डील साइन की गई। इंडोनेशिया के माउंट लॉकी ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। 10 किलोमीटर ऊपर तक गई राख। कई फ्लाइट्स हुई रद्द। ईरानी न्यूज चैनल्स हुए हैक। महिलाओं के बाल काटते वीडियो दिखाए गए। हैकिंग का आरोप इजरायली हैकर्स पर लगा। पुणे में कार और पिकअप ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। मृतकों में एक 6 साल का बच्चा भी शामिल था। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। क्या मुकेश अंबानी की कंपनी और ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी के बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट? जहां अभी ट्रंप भारत के खिलाफ एक से एक बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं, कभी भारत को ट्रेड वॉर के लिए धमका रहे हैं, बावजूद इसके कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में 35 मिनट की लंबी बातचीत हुई, उसके बावजूद ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को उन्होंने रुकवाया। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि रिलायंस 4IR रियल्टी डेवलपमेंट, जो मुकेश अंबानी की कंपनी का एक हिस्सा है, उसने मुंबई में ट्रंप नाम का इस्तेमाल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को $1 करोड़ यानी लगभग मान लीजिए 83 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट फीस दी है। ये जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दी गई है। इसी के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी उन विदेशी डेवलपर्स की कतार में भी शामिल हो गए हैं जो ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी में भारी रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को 2024 में विदेशों से काफी पैसा मिला है, खासकर वियतनाम, दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में। उन्होंने अलग अलग परियोजनाओं के लिए लाइसेंसिंग और डेवलपमेंट फीस के तौर पर $44.6 मिलियन, लगभग 370 करोड़ रुपए हासिल किए हैं और ये रकम पिछले साल में बहुत ज्यादा हुई है। 2023 में उन्हें सिर्फ $8.2 मिलियन और 2022 में $9.4 मिलियन मिले थे। इससे पता चलता है कि ट्रंप की कंपनी का विदेशी कारोबार उनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए काफी हद तक बढ़ा है। बहरहाल ये साफ नहीं है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने मुंबई में ट्रंप को किस खास प्रोजेक्ट के लिए ये पैसे दिए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि मुकेश अंबानी ने ट्रंप के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लिया था और हाल ही में कतर में उनके सम्मान में हुए एक कार्यक्रम में भी वो मौजूद थे, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई थी। पहले की सरकारें कोशिश करती थी कि राष्ट्रपति का पद उनके निजी व्यापार से अलग रहे ताकि हितों का टकराव यानी पद का फायदा निजी व्यापार के लिए ना हो, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में उनकी कंपनी के विदेशी सौदे बढ़े हैं और इससे लगता है कि ट्रंप परिवार राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपने व्यापार को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने यह प्रॉमिस किया था कि वो जब तक ट्रंप
जो है वो राष्ट्रपति रहेंगे, वो कोई नया विदेशी सौदा नहीं करेंगे। इस वजह से उनकी कई नई रियल एस्टेट परियोजनाएं रुक गई थी। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा कि पिछले कार्यकाल में विदेशी सौदे न करने के बावजूद उन्होंने कई आलोचनाएं झेली हैं, जो कि कहीं से कहीं तक रुकी नहीं। इसलिए अब उन्होंने नियमों में ढील दे दी है। अब वो सीधे तौर पर किसी विदेशी सरकार से डील नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हम नियमों का पालन करेंगे, लेकिन अपना बिजनेस हमेशा के लिए बंद नहीं करेंगे। ट्रंप के मुनीर संग लंच पर क्यों गुस्साया विपक्ष? भारत में राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध रुकवाने का दावा किया। और ये दावा तब सामने आया जब भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने पूरे 35 मिनट की लंबी बातचीत की थी। और इस बातचीत में पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया था कि संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए भारत अमेरिका व्यापार डील या अमेरिका की मध्यस्थता जैसे मुद्दों पर कभी कोई बात हुई नहीं थी। लेकिन सिर्फ 12 घंटे बाद ही ट्रंप ने अपनी पुरानी धुन दोहराई और तो और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से एक बंद कमरे में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि मुनीर से मिलकर उन्हें सम्मानित महसूस हुआ और उन्होंने भारत के साथ युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाई। हद तो तब हो गई जब मुनीर ने ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में उनकी अहम भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग कर डाली, जिसके जवाब में ट्रंप ने मुनीर को शुक्रिया कहते हुए कहा, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। देखिए, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरा झटका हमें मिला जब यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष थे माइकल कुरिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असाधारण, एक अभूतपूर्व, एक विशेष साथी है अमेरिका का। राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार कहा है कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को मैंने मजबूर किया। इसका एक ही रास्ता है, एक ही हल है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा, ये कहा, ये कहा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले फॉरवर्ड मैसेज पर क्या किसी को अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता है? सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मैसेज या वीडियो फॉरवर्ड करना एक गंभीर मसला है, जिस पर अक्सर शिकायतें दर्ज की जाती हैं। ऐसे मामलों में लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि किसी को कब तक जेल में रखा जा सकता है या ऐसे अपराध की अधिकतम सजा क्या है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दरअसल मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक सरकारी कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर नसीम को पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज और वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब डॉक्टर नसीम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने टिप्पणी की, एक शिक्षित व्यक्ति के तौर पर खासकर कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के पद पर होने के कारण व्हाट्सएप संदेशों को फॉरवर्ड करते समय उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो उन्हें सोच समझकर कुछ भी करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केवल मैसेज और वीडियो फॉरवर्ड करने के आधार पर जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ईडी पर क्यों गुस्साया मद्रास हाई कोर्ट? मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में ईडी को लेकर एक बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि भले ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA को एक बदलता कानून कहा जाता है, लेकिन असल में ईडी के अधिकारी ही अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस MS रमेश और जस्टिस V लक्ष्मी नारायणन की बेंच एक फिल्म निर्माता और उनके दोस्त की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन लोगों ने आरोप लगाया था कि ईडी ने उनके ऑफिस और किराए के घर को सील कर
कर दिया है क्योंकि वहां वो मौजूद नहीं थे। जस्टिस रमेश ने इस बात पर हैरानी जताई कि पीएमएलए में ऐसा कौन सा नियम है जो ईडी अधिकारियों को बंद जगहों को सील करने का अधिकार देता है। हालांकि ईडी के वकील ने सील करने की बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने सिर्फ दरवाजों पर नोटिस चिपकाए थे जिसमें याचिकाकर्ताओं से जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया था। लेकिन जस्टिस रमेश ने बताया कि नोटिस में यह साफ लिखा था कि ईडी अधिकारियों की अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोल सकती है। इस पर जस्टिस लक्ष्मी नारायण ने सवाल उठाया, अगर हम ये मान भी लें कि नोटिस सील करने की बात नहीं थी तो भी आपको किसी को उसके घर या ऑफिस में घुसने से रोकने का अधिकार कहां से मिलता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी के नोटिस को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि उसे कार्रवाई का डर होगा। और ये भी बता दें कि 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी और कहा था कि ईडी तो सभी हदें पार कर रही है, आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। अब ऐसे में कई बार ईडी को लेकर कोर्ट से फटकार भी पड़ चुकी है और वहीं विपक्ष भी लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि ईडी कई बार अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग करती रही है और ईडी की ज्यादातर कार्रवाई जो है वो सत्ताधारी पार्टियों को छोड़कर विपक्ष के लोगों पर ज्यादा होती है। भारत के ऑपरेशन सिंधु से लौटे छात्रों ने क्या कहा। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। वहीं इस बीच ईरान से लौटे छात्रों ने वहां की स्थिति के बारे में क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। सिचुएशन तो दिन ब दिन वहाँ खराब हो रही है। तो जैसे हम उर्मिया में रहते हैं तो उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में थे, वहाँ भी हालात खराब हो रही है। तेहरान में तो ज्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में और रेजिडेंशियल एरिया में ज्यादा हो रही है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। जब हालात ज्यादा खराब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि हम हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले उर्मिया से एक अर्मेनियन बॉर्डर लिया, फिर अर्मेनियन बॉर्डर से हमें अर्मेन के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहाँ से हमें यहाँ लाया गया। जैसे अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करेंगे जो ईरान में है वो काफ़ी मतलब ख़राब ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो वहाँ के जो सिटीज़ है वो अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हमारी सिटी थी जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी दैट वाज मच सेफर दैन अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रेस्टिक सिचुएशंस में है एज़ कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब बख है, गुड नाइट।